Morning 11th class. So we are on chapter number 3 of geography, interior of the earth. Now in our previous chapter we have already understood how the earth was formed, origin and the evolution of the earth. So now when the earth is formed and we know lithosphere, hydrosphere and atmosphere, how they are formed, now we will see what actually lies in the inside the earth and how do we know about it. Okay, so this is what we will be doing basically in this chapter. So to move into the detail of the chapter as it is given in your book, just imagine a solid ball like a cricket ball or a hollow ball with a thick cover of rocks, that is lithosphere. So have you ever seen photographs and the images of volcanic eruptions? And that means you must have seen what molten magma, dust, smoke, etc. are coming out of the volcano. So somewhere, abhi to because we are in a position, we know certain things, but imagine for somebody who does not know what lies inside the earth, suddenly to see what are these volcanoes are erupting and all these sort of things will give an indication, अच्छा, earth के अंदर भी कुछ है, which is actually coming out. So, and then ये जो चीज है, जो molten magma बाहर आ रहा है, this is one example which tells us कि earth के inside में क्या है, what lies inside the earth or interior of the earth. We also need to understand few important facts कि जो हमारा अर्थ आज है वो इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर और उसके बाहर कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली. That is why we will notice that there are few things that are continuously happening inside the earth and on the surface of the earth, because of which the current shape of the earth is as it is. मतलब जैसा है वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि कुछ प्रोसेसेस है जो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं. ओके, हमने स्टार्टिंग से भी पढ़ लिया है कि जब पूरा फॉर्मेशन हुआ तब भी कितने चेंजेस थे और अभी भी ये चेंजेस चल रहे हैं. सो हम इन चेंजेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक. We briefly know about them because we have studied them in our junior classes. अब इनको हम अगर डिटेल में पढ़े, एक्सोजेनिक as the name suggests outside, एंडोजेनिक, एंडो मतलब क्या होता है, अंदर की साइड, यानी जो फोर्सेस जो कुछ चेंजेस जो अर्थ के अंदर कंटिन्यूअसली हो रहे हैं जिसके कारण अर्थ के सरफेस के ऊपर चेंज आएंगे, उसको हम बोल देते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस. और ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के ऊपर चेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, ओके, जो अर्थ के ऊपर चेंजेस हो रहे हैं एंड जिसके कारण अगेन अर्थ के सरफेस के ऊपर और जो उनके लैंडफॉर्म के स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे टाइप के जो फोर्सेस हैं उनको हम क्या बोल देंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस. सो दीज आर बेसिकली एंडोजेनिक एंड द एक्सोजेनिक फोर्सेस. Some of them we know the example also of these forces. हमें पता है एंडोजेनिक में सडन फोर्सेस में आ जाएगा अर्थक्वेक, बिकॉज सडनली अकर होता है, हमें ऐसा तो नहीं ग्रेजुअली हो रहा है और हमें पता चल रहा है, नहीं, वो हो जाएंगे अपने अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, लैंडस्लाइड्स भी होते हैं. ओके, एंड देन जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होते हैं, बेसिकली ये वो प्रोसेसेस होते हैं जो अर्थ की क्रस्ट जो है उसमें चेंज लाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल माउंटेन बिल्डिंग, ठीक है, या अर्थ के क्रस्ट को कहीं से अपलिफ्ट करना, कहीं से कुछ चेंजेस लाना. एंड वी नो दीज आर द फोर्सेस व्हिच आर कंपैरेटिवली वेरी 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 स्लो, है ना, एज कंपेयर टू सडन फोर्सेस. सडन फोर्सेस तो हम देखते हैं अचानक से अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनो आ गया, लैंडस्लाइड आ गया. और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जब हम बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग माउंटेन्स, सो ऐसा तो नहीं है कि आज यहाँ पे माउंटेन नहीं है और कल हमने उठ के देखा तो अर्ली मॉर्निंग वी सी अ ब्यूटीफुल माउंटेन है. नो, it is a very slow process, and this also somewhere occurs because of certain changes inside the earth, and about this process we will be studying in detail in later chapters. But here we just need to understand कि एंडोजेनिक फोर्सेस सडन और डायस्ट्रॉफिक होते हैं. जो सडन फोर्सेस होते हैं वो होते हैं अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड्स, और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जनरली कौन से होते हैं, हमारे माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ एलिवेशन लाते हैं, कुछ चीजों को मूव करते हैं.
एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस एज वी नो, अर्थ के सरफेस के ऊपर है इरोजन और डेपोजिशन, रिवर्स जो चलती हैं इरोड करती हैं सपोज, ठीक है, तो इरोजन हमें पता ही है, कहीं पे जैसे सॉइल डिपॉजिट हो गई, सैंड ड्यून्स कहीं से, या बहुत सारी सैंड कहीं से इरोड हुई है और कहीं और जाके सैंड ड्यून्स बन गए तो वो डेपोजिशन हो जाएगा। तो रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ये जो अर्थ के सरफेस के ऊपर फोर्सेस काम करती हैं और अर्थ के सरफेस के ऊपर चेंज लेके आती हैं, ये हमारी हो जाती हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ओके, सो लार्जली हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो पूरा अर्थ का स्ट्रक्चर है, जो पूरा जिस टाइप की इसकी फॉर्मेशन है, जो प्रेजेंट इसका जिस जैसा भी हम बोलेंगे कॉम्पोजिशन है, स्ट्रक्चर है, दिस इज लार्जली प्रोडक्ट ऑफ द ऑपरेटिंग इंटीरियर ऑन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इंटीरियर ऑफ द अर्थ से ग्रेजुअली क्या होता है, ज्यादा चेंजेस आते हैं। ओके, सो हमें ये समझना है कि these forces are really something that influence the kind of physical structure that exists on the surface of the earth। तो किसी भी रीजन की फिजियोग्राफी को ये लोग इफेक्ट करते हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें इन फोर्सेस के बारे में पता चले। ओके, सो टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस अर्थ शेक्स, या भाई वाइब्रेशन क्यों होता है, सुनामी वेव्स क्यों आती हैं, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड कि इनके कारण हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, बट हमें अर्थ के अंदर के बारे में भी इनसे बहुत कुछ पता चलता है। फ्रॉम द क्रस्ट टू कोर कैसा स्ट्रक्चर है अर्थ का, वो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सारे सोर्सेस बताते हैं। और एक और चीज जो हमें ऑब्वियसली, अगर हमें इन सब चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाए, पहले से हमें कुछ कुछ चीजें पता चल जाए, तो हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं रिगार्डिंग मे बी द काइंड ऑफ डिवास्टेशन दे कॉज। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द काइंड ऑफ चेंजेस दैट दे ब्रिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो साइंटिस्ट आर ऑलवेज वांटिंग टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज फोर्सेस so that we know about the interior of the earth. Now we know that obviously it is not possible for human beings to go inside the earth. It is very hot and obviously human beings will not be able to survive. But we want to know what actually lies inside of the earth. तो वो हम कैसे पता करेंगे? Obviously through sources. ठीक है, तो sources of information क्या होती है वो देख लेते हैं। We know कि अर्थ का जो रेडियस है that is around 6,370 किलोमीटर। Okay, now just look at our earth, it is so huge. Radius है 6,370 किलोमीटर। Obviously we cannot reach to the inside of the earth. हमें कुछ चीजों को ऑब्जर्व करके जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है उनके बारे में स्टडी करके, रिसर्च करके हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता कर सकते हैं। बट डू कीप इन माइंड ये एस्टिमेट्स होते हैं, कैलकुलेटेड एस्टिमेट, ठीक है, रिसर्च के बेस पे और पूरी स्टडीज के बेस पे। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये हमें या तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से पता चलती है या फिर हम जो मटेरियल्स हमें मिलते हैं उनको एनालाइज करके मिलती है। सो हम बेसिकली इनको स्टडी कर सकते हैं इन थ्रू टू डिफरेंट सोर्सेस, जिसमें से है अपना एक तो डायरेक्ट सोर्स और दूसरे जो है इनडायरेक्ट सोर्स। तो डायरेक्ट सोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले सबसे इजीली अवेलेबल जो सोर्स है जो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बता सकता है वो होते हैं रॉक्स। ओके, नाउ दो चीजें हैं क्लास, सरफेस रॉक्स और रॉक्स फ्रॉम माइनिंग एरियाज। हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है कि सरफेस रॉक्स जो है वो भी हमें बताएंगे अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमें पता है रॉक्स अपने ये आर आवर इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और हमें पता है कि इग्नियस तो डायरेक्टली हमारे अर्थ के इनसाइड से आते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, सेडिमेंट पे ठीक है वेदरिंग होती है, मेटामॉर्फिक वापस से प्रेशर के अंदर चेंज हो जाते हैं सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स। बट सरफेस रॉक्स जो है वो माइनिंग एरिया वाले रॉक्स के कंपैरिजन में
कम हम बोलेंगे रिलायबल है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस पे है तो उनपे वेदरिंग होती रहती है विद टाइम्स, है ना। तो वेदरिंग होती रहती है, उनका सरफेस जो है वेयर एंड टेयर होता रहता है, थोड़े चेंजेस आते रहते हैं। तो हो सकता है वो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ना दे पाए ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पर जब हम माइनिंग एरियाज में आते हैं तो हम डिग इन करके जितना भी पॉसिबल है, जैसे चाहे कोल के लिए या किसी भी माइनिंग चीज के लिए जब डिग करते हैं तो वहां पे जो स्टोन्स हमको मिलते हैं, वहां पे जो रॉक्स हमें मिलते हैं, वो हमें वो कंपैरेटिवली आउटर जितना ये वेदरिंग है और आउटर प्रोसेसेस है उससे डिवॉइड रहते हैं, तो ये हमें कंपैरेटिवली ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो जो गोल्ड माइंस है साउथ अफ्रीका के, वो अराउंड 3 to 4 किलोमीटर डीप तक डिग किए गए हैं। और इनसे उसके और अगर हम नीचे डिग करें तो बहुत गर्मी होती है, तो थोड़ा सा मुश्किल है टू डिग इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट दीज रॉक्स एंड ऑल। बिसाइड्स माइनिंग, साइंटिस्ट जो माइनिंग तो है ही हमारे पास इम्पोर्टेंट सोर्स, जिससे हमें उन रॉक्स के बारे में पढ़ के हमें पता चल जाएगा अबाउट द, यू कैन से, डीप इनसाइड ऑफ द अर्थ, और इनसाइड से क्या है, क्योंकि वो रॉक्स नीचे से ही तो मोल्टन मैग्मा आके सॉलिडिफाई हुए इसीलिए, और वो इंटैक्ट है क्योंकि वो कवर थे। बट इसके अलावा और किस तरीके से हम डायरेक्ट सोर्स क्या होता है अबाउट टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसमें हम देखेंगे। और डीपर डेप्थ में जाने के लिए साइंटिस्ट जो है उन्होंने 2 मेजर प्रोजेक्ट्स किए हैं, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ओशन के अंदर जाके उसके बाद डिग इन करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, उसके बारे में ज्यादा रिसर्च करते हैं। हमें पता है क्लास कि जो क्रस्ट है वो उससे कंपैरेटिवली नीचे कितने एरिया के अंदर जाके मेंटल होता है, और हमें पता है जो ओशनिक क्रस्ट है वो बहुत थिन होता है एज कंपेयर टू द लिथोस्फेरिक क्रस्ट। तो जो ओशनिक क्रस्ट है वहां से वो और क्या करते हैं, डीप डिगिंग करते हैं, तो उसको डीप ओशन ड्रिलिंग बोलते हैं। फिर वहां से चीजों को ऑब्टेन करते हैं, और फिर वहां से ऑब्टेन करने के बाद क्या करते हैं, ये उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि हमारा जो अर्थ है उसके इंटीरियर में कैसी क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो बेसिकली आपने 2 टाइप के ये देख लिए हैं, एक तो डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, और इंटीग्रेटेड में क्या होता है, जो मरीन लाइफ से रिलेटेड और जियोलॉजिकल स्टडीज जो है इन सबको इंटीग्रेट करते हैं डीप ड्रिलिंग के साथ, और एक्स्ट्रा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो ये 2 मेजर प्रोजेक्ट जो है इंटरनेशनली स्टार्टअप किए गए हैं टू नो मोर अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो डीपेस्ट ड्रिल जो है वो आर्कटिक ओशन में कोला नेम एक प्लेस पे की गई है, वहां पे सो फार टू द डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर हम पहुंच चुके हैं, और इसने हमें बहुत इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग ग्रेटर डेप्थ्स इनसाइड द अर्थ, कि कैसा वहां पे स्ट्रक्चर है, क्या एग्जिस्टिंग मेटल्स अवेलेबल हैं, या कैसा पूरा वहां का हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन। So that means these are also something which tell us lot about the interior of the earth. So we have studied about the mining, and then we have studied about the deep drilling ocean. उसके अलावा volcanic eruption, वॉल्केनिक इरप्शन हमें पता है डायरेक्ट अगेन क्यों होगा, क्योंकि सीधा नीचे से ही तो इरप्ट होके सारी चीजें ऊपर आई है, दैट इज व्हाई। तो वॉल्केनिक इरप्शन भी डायरेक्ट सोर्स है हमारा इंफॉर्मेशन का। जो मोल्टन मैग्मा है वो जो वेंट है या ऊपर जो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वॉल्केनो का, उसमें से निकल के बाहर की तरफ आता है, और ये जो मोल्टन मैग्मा है ये बिल्कुल अर्थ के अंदर से आता है, और बाहर आके ऑब्वियसली इसको कलेक्ट किया जाता है, इनको लैब में लेके जाया जाता है, और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि जो मैग्मा है इसमें कौन सा मिनरल ऑब्टेन है, क्या चीज प्रेजेंट है, ये सारी चीज। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग वॉल्केनिक इरप्शन। सो हम डायरेक्ट सोर्सेज में हमने देखा है
बेसिकली एक तो रॉक्स में हम बोल सकते हैं सरफेस रॉक्स या रॉक्स जो माइनिंग से आते हैं। उसका एग्जांपल याद रखना, गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका, 3 to 4 किलोमीटर हमने डिग कर लिया है। सेकंड है हमारा डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, जिसके लिए आप डीपेस्ट ड्रिल एट पोला आर्कटिक ओशन में हम एज डीप एज 12 किलोमीटर जाके प्रोजेक्ट जो है, इससे हमें बहुत कुछ पता चला अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उसके बाद अगर हम बात करें रिगार्डिंग वॉल्केनिक इरप्शन भी ऑब्वियसली मोल्टन मैग्मा डायरेक्ट बाहर निकलता है, उसको फिर लैब में लेके जाता है, उसको उसका एनालिसिस किया जाता है कि क्या क्या चीजें प्रेजेंटली इनसाइड दी है। ठीक है, दिस इज बेसिकली रिगार्डिंग द डायरेक्ट सोर्सेस। नाउ आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट द इनडायरेक्ट सोर्सेस। Indirect sources में we will study about gravitational force, we will study about magnetic field and earthquake and many other things. Okay, so this is what we will study in our next class. So this is it for today at class. Volcanic eruption और volcanoes के बारे में हम डिटेल में in this chapter only, in the later part of the chapter we are told in detail about volcanoes and many details regarding to it, which we will take up in our subsequent classes. Okay, so this is it for today. I think whatever we have done today is clear to you people. If you have any doubt relating to the topics that we have covered, come back to the problems, we'll discuss and solve them. So now meet you all in the